हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम क्लास 9th सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट में आ गए। देखो क्या है कि फर्स्ट पार्ट में हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, प्योर चीजें क्या होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, और मिक्सर क्या होता है जिसमें हमें दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर देते हैं। फिर बताया था हमने कि अगर वो चीजें मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे में, जैसे शुगर प्लस वाटर है, वो एक दूसरे में क्या होती हैं, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती हैं, इसको हमने क्या बोला था, होमोजेनियस। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर सैंड मिक्स करते हैं, रेत को मिलाते हैं, तो रेत मिक्स नहीं होती है, तो इसको क्या बोला था हमने, हेटेरोजेनियस। ठीक है, आज हम मिक्सर के दो की बजाय तीन टाइप बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। देखो क्या होता है, एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जब हम होमोजेनियस की बात करते हैं ना, तो होमोजेनियस मिक्सर में क्या होता है कि पार्टिकल्स बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि साल्ट है, वो वाटर में डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने के बाद हमें पता चल जाता है कि भी हाँ ये डिसॉल्व हो चुका है। कैसे? वो दिखाई देना बंद कर देता है हमें। ठीक है, हमें कोई भी चीज कब दिखाई नहीं देती है, जब उसकी साइज क्या हो जाए, बिल्कुल छोटी हो जाए। तो यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सर में जो पार्टिकल साइज होती है ना, वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, 1 नैनोमीटर से छोटी। और इस होमोजेनियस को हमें एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं रेत मिलाते थे, तो रेत मिलाते तुमने इसका मिक्सर का नाम क्या रखा था, हेटेरोजेनियस। क्यों रखा था? क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भाई सैंड मिक्स हो ही नहीं, वो बिल्कुल दिखाई देती है नीचे बैठ गई। ठीक है, अब कोई भी चीज कब दिखाई देती है, जब उसकी साइज क्या हो, बड़ी हो। तो यहां पर अगर साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ी मिलती है, और इस मिक्सर का नाम हम क्या रखते हैं, सस्पेंशन। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और भी मिक्सर होता है जो दिखने में होमो जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो हेटेरोजेनियस नेचर का होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम क्या लेते हैं, मिल्क। देखो क्या होता है, होमोजेनियस की एक डेफिनेशन आती थी कि जब कोई चीज डिसॉल्व हो जाती है, तो ऊपर से नीचे तक जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। कहने का मतलब है, अगर नमक डिसॉल्व हो चुका है पानी में, तो जैसा टेस्ट ऊपर है वैसा का वैसा टेस्ट नीचे है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हमें यही लगता है कि मिल्क में भी ऐसा ही है, ऊपर से नीचे तक तुम यही बोलोगे कि मिल्क का भी टेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन अगर हम दूध को थोड़ी देर के लिए भी रख देते हैं ना, तो दूध के ऊपर क्या आ जाती है, फैट आ जाती है, मतलब मलाई आ जाती है। ठीक है, बीच में तो कभी नहीं आती। तो यहाँ पर एक से ज्यादा फेज हो गया ना, तो जिसमें एक से ज्यादा फेज होता है या कंपोजिशन चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस। लेकिन ये पार्टिकल पहले हमें नहीं दिखाई दिए, है ना। तो इनकी जो साइज होती है ना, वो क्या होती है, एक से तो बड़ी होगी, लेकिन 1000 से क्या होगी, छोटी होगी। मतलब 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर साइज हो, तो उस मिक्सर का नाम क्या होता है, कोलाइडल मिक्सर। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि भाई सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक डिफरेंस तो आप क्या कर दोगे, इनकी साइज के ऊपर ही कर दोगे। इफ साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, then it is called a solution. If greater than 1000 nanometer, then it is called a suspension. If the size of particle is in between 1 nanometer to 1000 nanometer, then it is called a collider. दूसरा, ये होमोजेनियस नेचर का होता है, ये हेटेरोजेनियस नेचर का होता है, ये भी हेटेरोजेनियस नेचर का होता है। तीसरा डिफरेंस क्या कर दोगे इसमें, कि अगर मान लो हमें मिक्सर को सेपरेट करना हो, मतलब ये पार्टिकल अलग करने हो लिक्विड से, तो फिल्ट्रेशन मेथड से सिर्फ इन दो को अलग कर सकते हैं, छानकर जिसको तुम बोलते हो। क्योंकि यहां पर क्या होता है, जब हमें छानकर अगर NaCl के पार्टिकल अलग करना चाहे, तो उनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी साइज इतनी छोटी है कि वो लिक्विड के साथ छलनी में से पास आउट हो जाएगी। एग्जाम्पल देते हैं हमें, जैसे कि चाय में हम क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, और जब उस चाय को हमें छलनी के द्वारा छानते हैं, तो उससे हम सिर्फ चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं छानकर, चीनी को तो अलग नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि इसकी साइज तो बिल्कुल छोटी हो चुकी है। तो वी कैन नॉट सेपरेट द particles of mixture by filtration method, कि हम इसको फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन सैंड पार्टिकल, रेत के पार्टिकल को छानकर अलग किया जा सकता है। यहां पर क्या होता है कि साइज इतनी बड़ी भी नहीं है और इतनी छोटी भी नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, वो जो छानने के अंदर जो होल की साइज थी ना, वो क्या कर देते हैं, छोटी कर देते हैं। तो इस टाइप की एक जो छलनी यूज करते हैं, हमें फिल्टर पेपर यूज करते हैं, उसको हमें एसपीएम बोलते हैं साइंस की भाषा में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दो टाइप का होता है, एग्जाम्पल भी आ जाएगा और इसके टाइप भी आ जाएंगे। एक होते हैं नेचुरल, जैसे कि हमारी स्किन है, ये स्किन भी किसका काम करती है, हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। ठीक है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पार्टिकल पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं और कोई भी पार्टिकल इसमें से पास आउट नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपने कभी प्याज को छिला हो, ओनियन को छिला हो, तो उसके अंदर एक सफेद सी लेयर होती है, वो भी क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है, हम इसको आर्टिफिशियली बना सकते हैं। अभी बताया हमने, मान लो तुम्हारे पास एक फिल्टर पेपर है या छलनी है जिसके अंदर होल की साइज इतनी बड़ी बड़ी है, अगर हम इसके क्या कर देते हैं, किसी सॉल्यूशन में डिप करके, इसको किसी सॉल्यूशन में डुबो कर इसके अंदर होल की साइज सिर्फ इतनी रख देते हैं, मतलब होल की साइज छोटी कर देते हैं, तो ये भी किसमें चेंज हो जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ही चेंज हो जाएगा। यहां तक हो गया। ठीक है, अगले वाला क्या होता है कि सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब एक बार नमक डिजोल्व हो गया तो नीचे नहीं बैठता, चाहे उसको हम कितनी भी देर तक रखे रहे। ठीक है, लेकिन रेत को अगर पानी में डालते हैं तो तुम क्या देखते हो, थोड़ी देर के बाद वो सारी रेत क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। तो दे आर वेरी स्टेबल। कोलाइडल भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में कम होते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके अंदर पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इससे अगला वाला डिफरेंस क्या होता है कि देखो, जो सॉल्यूशन है ना, अगर उसमें से हम लाइट पास करवाएं तो जो पाथ ऑफ लाइट है ना, उसका हमें पता नहीं चलेगा। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास एक टॉर्च है, अगर उस टॉर्च को जला देते हैं और ऊपर की तरफ उसको कर देते हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि टॉर्च की लाइट कहां तक गई है या फिर इसके रास्ते में क्या है। ठीक है, कहां पर ज्यादा लाइट है, कहां पर कम लाइट है, हमें नहीं पता चला। हमें तभी पता चलता है पाथ ऑफ लाइट का, जब रास्ते में कोई चीज आए और उस चीज के ऊपर लाइट जब पड़ती है तो उससे क्या होती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में घुसती है। अगर चीज बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब इसके ऊपर लाइट कंप्लीटली पड़ रही है, मतलब यहां से लाइट है गुजर रही है। अब जैसे देखो, हमने यहाँ पर लाइट जलाई, एक और पार्टिकल की साइज छोटी है, यहाँ पर पार्टिकल की साइज क्या है, बड़ी है। तो ये पार्टिकल अगर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से लाइट गई भी है या नहीं गई है। लेकिन जब इसके ऊपर गिरती है ना, तो ये वापस से क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो अगर मान लो लाइट के कारण ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, तो हम क्या कहेंगे कि लाइट का पाथ यही है। लेकिन अगर ये चीज यहाँ पर होती तो लाइट इसके ऊपर गिर ही नहीं रही, ये बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है पाथ ऑफ लाइट यहाँ से नहीं है। तो यहाँ पर तो पार्टिकल की साइज ही बहुत छोटी है, तो यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट करने वाला कोई है ही नहीं, रिफ्लेक्ट करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर पाथ ऑफ लाइट विजिबल भी नहीं होगा। यहाँ पर बड़े बड़े पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को वापिस से रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करते ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर लाइट ज्यादा है, इसका मतलब पाथ ऑफ लाइट भी ये है। ठीक है, तो हम पाथ ऑफ लाइट को सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल और सस्पेंशन में बता सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं। देखो, इस कमरे के अंदर डस्ट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देते, है ना। लेकिन अगर सूर्य की रोशनी आती है किसी रोशनदान में से, तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो
तो यहाँ पर जब पार्टिकल ज्यादा दिखाई देंगे तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से लाइट आ रही है। अगर मान लो थोड़ी सी इधर देखते हैं तो वहां पर हमें अभी भी डस्ट पार्टिकल दिखाई नहीं दिए, तो हम यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि यहाँ पर पाथ ऑफ लाइट ये वाला है या फिर जहां पर पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहे ये वाला है। आराम से बता सकते हैं जहां पर पार्टिकल ज्यादा दिखाई देंगे वो हमारा पाथ ऑफ लाइट होगा। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल भी क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस इफेक्ट का नाम होता है टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम क्या होता है भाई, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चाहे इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दो, द स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। जो धूल के कण थे वो लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इस इफेक्ट का नाम क्या हो गया हमारा, टिंडल इफेक्ट हो गया। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप के मिक्सर। अब हमने मिक्सर बना तो दिया लेकिन उनको सेपरेट कैसे करें, तो जैसे सा एग्जांपल है, मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा तुम अपने आप समझ जाओगे। सबसे पहले हम करते हैं सॉलिड को सॉलिड से अलग। हम 2 सॉलिड हैं ए और बी, मुझे भी नहीं पता ये ए और बी सब्सटेंस क्या क्या है, हमने मिक्स कर दिया आग के। ठीक है, और मिक्स करने के बाद मैं कहता हूं इनको अलग अलग करो। तो कैसे करोगे, तो पहला तरीका है, क्या पता इन ए में से एक सोल्यूबल हो और एक इनसोल्यूबल हो। जैसे कि अगर मैं नमक में रेत मिला दूं तो नमक और रेत के मिक्सर को कैसे अलग करोगे, और सीधी सी बात है, पानी लोगे, उस पानी में क्या कर दोगे, रेत और नमक को डाल दोगे, तो जो रेत है वो तो क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और जो नमक वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इस पानी को क्या करेंगे, दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे, तो रेत अलग होगी ना। ठीक है, दूसरा तरीका है, अगर पार्टिकल की साइज बड़ी हो तो भी अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर चावलों में कंकड़ होते हैं, जब हम घरों में चावल बनाते हैं उसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उनको अलग कैसे करते हैं, हैंड पिकिंग के द्वारा, हाथ से चुक कर। ठीक है, एक और तरीका है, मान लो हम लोहे की चीज को रेत में मिक्स कर देते हैं, अगर बड़ी साइज है तो क्या कर देंगे, हैंड पिकिंग के द्वारा उसको उठा लेंगे। लेकिन अगर मान लो लोहे का पाउडर है और रेत में मिक्स कर दिया, तो लोहे के पार्टिकल को रेत से कैसे अलग करोगे, मैग्नेट के द्वारा चुंबक लाओगे और चुंबक को क्या करोगे, उस मिक्सर के ऊपर से, जब उसके ऊपर से फिराते हो क्या होते हैं, लोहे के पार्टिकल चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से मैं 2-4 और एग्जांपल देता हूं। बुक में तुम्हें एक और तरीका दे रखा है, मान लो ए और बी 2 सॉलिड हैं, इनको इनमें से अगर एक सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता हो, सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता हो, तो क्या करते हैं, हम इस मिक्सर को गर्म कर देंगे। जैसे इस मिक्सर को गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है उसकी वेपर बन जाएगी, और उसको क्या करेंगे, दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे। सब्लिमेशन को कौन कौन शो करता है, एक तो करता है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एक तो सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है, एक आयोडीन शो करता है, एक बेंजोइक एसिड शो करता है। तो अगर तुम्हारे पास कभी भी आता है कि भाई अमोनियम क्लोराइड को नमक के अंदर मिक्स कर रखा है, तो इनको अलग कैसे करोगे, तो सब्लिमेशन के द्वारा। ठीक है, अब हम करते हैं लिक्विड को लिक्विड से अलग। पहले सॉलिड को सॉलिड से अलग किया, अब हम क्या करेंगे, लिक्विड को लिक्विड से अलग करेंगे। तो हमारे पास 2 टाइप के केस आएंगे, एक वो केस आएगा जब दोनों लिक्विड एक दूसरे में बिल्कुल डिसॉल्व होंगे, और एक और वो केस आएगा जब दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। मान लो तुम्हारे दूध में अगर कोई पानी मिला देता है तो उसको कैसे अलग करते हैं, गर्म करके, पानी क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा और दूध नीचे बच जाता है। तो अगर मान लो दोनों लिक्विड मिसिबल है, एक दूसरे में बिल्कुल डिसॉल्व हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, हमें हीट देकर सेपरेट कर सकते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है तो सीधा गर्म कर दो। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम भाई, डिस्टिलेशन प्रोसेस। लेकिन कई बार क्या होता है, पेट्रोल और डीजल है, दोनों मिक्स हैं, अगर इसको गर्म करेंगे तो पेट्रोल भी वेपर में कन्वर्ट होगा और डीजल में। ठीक है, एग्जांपल वही ले लेते हैं, सोच के देखो, अगर दूध भी पानी के साथ इवोपरेट होने लग जाता तो हम दूध को गर्म करते नहीं ना। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लगाते हैं।
फ्रैक्शनल में क्या होता है कि हम जब इस मिक्सर को गर्म करते हैं तो ये तो होगा ही नहीं कि दोनों लिक्विड का बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही। अब ए और बी दोनों लिक्विड हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 101 डिग्री सेल्सियस है। हमने इन दोनों को गर्म किया तो दोनों के दोनों वेपर बनाएंगे, लेकिन ज्यादा कौन बनाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कंटेनर और ले लेंगे ऊपर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कांच की बॉल्स ले लेते हैं। वो क्या करती हैं, इन बॉल के साथ जब इसकी वेपर टकराती हैं, तो हम किसी के साथ टकराते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जी कम हो जाती है। ये हालांकि बच के यहां से भागना चाहते थे, लेकिन यहां पर जब ये कांच की दीवारों से टकराते हैं तो अपनी हीट को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं और वापिस से किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड में। जैसे कि घरों में क्या होता है, तुम पानी गर्म करते हो तो अगर पानी गर्म करते टाइम उसके ऊपर प्लेट रख दोगे तो पानी क्या करता है, उस प्लेट से टकरा के वापस से लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। सेम उसी तरीके से ये भी क्या करेंगी, वेपर इन कांच की चीजों से टकरा के वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। हालांकि इसकी भी वापस से लिक्विड में चेंज होंगी, लेकिन इसकी वेपर तो ज्यादा थी ना, तो कुछ वेपर तो बाहर निकलेंगे कम से कम है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, अगर मान लो इमिसिबल हो, ये दोनों लिक्विड एक दूसरे में डिसॉल्व ना हो तो क्या करेंगे। जैसे कि एक कंटेनर है, उसके अंदर एक तो ले लिया हमने ऑयल और एक ले लिया हमने वाटर। सबको पता है कि वाटर और ऑयल मिक्स नहीं होते, इनको अलग अलग करना हो तो कैसे करते हो। ये तो नहीं है ना कि कंटेनर को ऐसे उडेल देते हैं, साथ ऑयल और वाटर दोनों आएंगे ऐसे। तो क्या करेंगे, इसमें छोटा सा होल कर देंगे। होल करते क्या हो जाएगा, वाटर तो सारा बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही सारा वाटर बाहर निकल जाए तो यहाँ पर क्या लगाते हैं कि स्टॉप कॉक लगा देते हैं, वो क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, कि सेपरेटिंग फनल के द्वारा हम इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना।